दोपहर की चिलचिलाती धूप में दीदी हाँफते हुए कमरे में दाखिल हुई और छूटते ही बोली, जरा जल्दी से तैयार तो हो जा, सराफे तक चलना है। इतने भी क्या जल्दी है, जरा बैठकर अपनी सांस तो सीधी कर लो, झपताल में चल रहा है। चलने दो, अब 2 महीने तक मेरे पास इस मरी सांस के नखरे उठाने का समय नहीं है। अरे इतनी कम मोहलत दी है उन लोगों ने कि मेरा तो सोचकर ही दम निकला जा रहा है। पता नहीं कैसे क्या होगा। अब देखो ना, परसों फलदान है और अब तक दूल्हे की अंगूठी का पता नहीं है। पहेलियां तो मत बुझाओ दीदी। मैंने उनकी मेल ट्रेन को बीच में ही रोककर पूछा, ये तुम किसकी शादी की बात कर रही हो? लो सुनो, दीदी ने तुनक कर कहा, मेरी कोई 10-5 लड़कियां हैं। मैं तो अवाक रह गई। बड़ी देर बाद मेरी आवाज़ फूटी, दीदी क्या सचमुच तुम मधु की शादी कर रही हो? क्यों, तुम्हें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? दीदी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा। मधु अब दूध पीती बच्ची तो नहीं रही। इस उम्र में तो मधु की मैं माँ बन गई थी। तभी तो 40 के होते होते सास बनने जा रही हो। खैर तुम अपनी बात रहने दो। तुम मधु की तरह स्कॉलर नहीं थी, तुम्हारे सामने कोई कैरियर नहीं था। लेकिन जरा अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। उसकी प्रीलिम की परीक्षा सिर पर है। इस हंगामे के बीच लड़की क्या खाक पड़ पाएगी? दीदी तुम्हारी लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है। तुमने क्या इसे मामूली बीए एमए का इम्तहान समझ लिया है? अरे भाड़ में जाए तुम्हारा आईएएस, तुम ही लोगों ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। अरे वाह, तुम्हारी गोल्ड मेडलिस्ट बिटिया की हौसला अफजाई भी गुनाह हो गया। हर साल बेचारी मेरिट लाती रही है। ऐसी जहीन लड़की आईएएस न बनेगी तो और कौन बनेगा? हम तो बड़ी आशा लगाए थे कि आपके परिवार में भी कोई कलेक्टर बनेगी। और उस कलेक्टरनी के लिए हम कमिश्नर दूल्हा कहाँ से लाएंगे, यह भी सोचा है? तो क्या सिर्फ इसीलिए तुम इतनी ब्रिलियंट लड़की का करियर चौपट कर दोगी? यह तो अन्याय है दीदी। अन्याय नहीं, समझदारी है। एक बार करियर बन जाने पर क्या ये लड़कियां हाथ आती हैं, तब इनके पर निकल आते हैं। लेकिन दीदी, अब लेक्चर ही झाड़ती रहोगी कि उठोगी भी? सारा मूड चौपट कर दिया। यह तो हुआ नहीं कि बधाई ही दे देती, घर भर के बारे में पूछताछ ही कर लेती। बस अपना ज्ञान बघारने बैठ गई। छोटी बहनों का यही तो कर्तव्य होता है। एक मैं ही पागल थी जो धूप में भागी भागी यहाँ आई भाषण सुनने। दीदी के तेवर देखकर मैंने चुपचाप अपना आक्रोश गटक लिया और कपड़े बदलने लग गई। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे। लेकिन सड़क पर आने के बाद ध्यान आया कि दीदी का पारा अभी तक उतरा नहीं। वैसे उन्हें मनाना इतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने बस थोड़ी सी उत्सुकता जताकर दूल्हे का पता ठिकाना पूछ लिया और दीदी का सारा गुस्सा उड़नछू हो गया। घंटे भर से वे जैसे इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। एक बार जो शुरू हुई तो बस बोलती ही चली गई। होने वाले दामाद की पूरी वंशावली मुझे सुना गई। फिर बड़े मनोयोग से उन्होंने यह बतलाया कि कितनी खोजबीन के बाद यह हीरा उनके हाथ लगा है। मधु ने पूर्व जन्म में बड़े पुण्य किए होंगे, नहीं तो इतनी बड़ी जगह की तो वे कल्पना ही नहीं कर सकती थी। कैसे कैसे धनी मनी लोग रिश्ते की आस लगाए बैठे थे। ढेर सारा दाम दहेज हर कहीं से मिल रहा था, पर लड़के ने मधु को देखा और बस सारे फोटो वापस कर दिए। यह दामाद प्रसंग पूरे रास्ते चलता रहा। प्रशंसा के लिए दीदी को जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे, पर मेरा मन पूरे समय मधु में ही अटका रहा। बेचारी लड़की भविष्य को लेकर कैसे कैसे सपने बुने थे, सब धरे के धरे रह गए। हम लोगों ने भी उसके लिए बड़ी ऊंची कल्पनाएं की थी, पर सब व्यर्थ हो गई। अपनी पुश्तैनी दुकान से दीदी ने हीरे जैसे दामाद के लिए हीरे की अंगूठी खरीदी। एक बड़ी सी चांदी की ट्रे भी खरीदी गई। मधु का सेट तो बनकर तैयार था। उनकी सास के लिए 3 तोले के मंगलसूत्र का ऑर्डर दिया गया। दुकान से उतरते हुए दीदी भेद भरे अंदाज में बोली, सास पिटारा ऐसा भेजूंगी कि देखना आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दीदी उस समय उत्साह की मूर्ति बनी हुई थी। शादी का जैसे उन पर नशा सा चढ़ गया था। उनका बस चलता तो शायद उस दिन पूरा बाजार ही खरीद लेती। जब पर्स में सिर्फ किराए के लायक पैसे बच रहे, तभी उन्होंने अपनी खरीदारी बंद की। इतने जोखिम के साथ उन्हें घर पर अकेले भेजने का साहस नहीं हुआ। मैं भी साथ हुली। मधु से मिलने का भी मन हो रहा था।
घर एकदम सुनसान था। मधु के रहते घर में इतना सन्नाटा आश्चर्य था। 24 घंटे चीखता ट्रांजिस्टर और उसके सुर में सुर मिलाकर गाती मधु, ये तो दीदी के घर के अस्थायी प्रतीक थे। मधु घर में नहीं, अपने कमरे में होगी, दीदी ने बताया और फिर एकदम याचना भरे स्वर में कहने लगी, तेरे हाथ जोड़ती हूँ कुसुम, उसके पास जाकर कुछ ऐसी वैसी बात मत करना, वह पहले से ही मुंह फुलाए बैठी है। अब तुम उसके गुस्से को हवा मत देना। अपने साधारण लोग हैं बहन, बहुत ऊंचे सपने देखना हमें शोभा नहीं देता। दीदी, सपने देखने पर तो तू प्रतिबंध नहीं लगा सकती, बाकी तुम अपने मन की कर ही रही हो। सपनों से जिंदगी नहीं चलती रही, क्या सभी सपने पूरे हो जाते हैं? अब इसी को ले लो, हर साल इतने लोग परीक्षा देते हैं, क्या सभी पास हो जाते हैं? फिर इसी आशा में उम्र बढ़ाने से क्या फायदा? इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज थोड़े ही मिलता है। दीदी की बात में कोई खास वजह नहीं था, पर उनके स्वर का गीलापन मुझे छू गया। उन्हें आश्वस्त करके मैंने मधु के कमरे में पांव दिए। अपने मेज के पास गुमसुम बैठी मधु सुनी आंखों से खिड़की के पार देख रही थी। सामने फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास खुला पड़ा था। उसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। हेलो हनी, मैं उसे बाहों में भरकर कहा, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। चुपके चुपके सब तय कर डाला, हमें हवा भी न लगने दी। उत्तर में मधु ने 2 बूंद आंसू टपका दिए, बस। धत पगली, ऐसे रोते हैं कहीं? मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, पर मन न जाने कैसा हो आया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।